तो अभी हम कंटिन्यू करेंगे ग्रेविटेशन चैप्टर। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो देखो, हमें जो बोलते हैं ना जी, जो कि है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये एक्चुअली यूनिवर्सल कांस्टेंट क्यों बोला जाता है इसको? मतलब ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में कहीं भी इसका वैल्यू चेंज नहीं होता। ठीक है, अभी कैसे चेंज नहीं होता? बिकॉज इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मटेरियल ऑफ टू बॉडीज। अब इसका मतलब क्या है कि दो बॉडीज़ का जो मटेरियल है, जैसे कि मैंने बोला कि मैं एक इंसान हूँ, मेरे सामने एक किताब है, तो क्या हम दोनों के बीच में कोई सिमिलैरिटी है? तो आप बोलोगे नहीं। एक लिविंग है, दूसरा नॉन लिविंग है। एक मीट एंड फ्लैश है, दूसरा है पेपर एंड पेजेस। ठीक है, तो दोनों का मटेरियल क्या है? अलग है, फिर भी जी का वैल्यू कांस्टेंट रहता है। ओके, फिर इट डजेंट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मीडियम बिटवीन द टू बॉडीज। दोनों बॉडीज के बीच में कैसा नेचर है, कैसा मीडियम है, उसके ऊपर भी डिपेंड नहीं करता। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि मेरे और मेरे किताब के बीच में का मीडियम जो है वो क्या है, आप बोलोगे एयर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एट्सेट्रा। ठीक है, अगर मैं अभी पानी के अंदर भी चला जाता हूँ, समुद्र के अंदर, तब मेरे और समुद्र के बीच में जो मछली है, उसके बीच में जो मीडियम होगा वो क्या होगा? आप बोलोगे वाटर, हाइड्रोजन, H2, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स का कंपाउंड। ठीक है ना? तो अगर मैं बोलूँ, अगर मान लेते अभी हम स्पेस में हैं, तो मेरे और सैटेलाइट या फिर स्पेसशिप के बीच में जो मीडियम है, तो आप बोलोगे क्या मीडियम है? आप बोलोगे वैक्यूम, मतलब नो ऑक्सीजन, नो एयर। ओके, तब भी जी का वैल्यू कांस्टेंट रहता है या रहेगा। ओके, थर्ड पॉइंट, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ द बॉडीज इन स्पेस। मतलब स्पेस में बॉडीज का जो पोजीशन है वो कैसा भी हो, ठीक है, जितना भी दूर हो, जितना भी पास हो, जो जी का वैल्यू है वो चेंज नहीं होता। ओके, एंड इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। ऐसा नहीं है कि रात के 12 बजे जी का वैल्यू कम हो जाता है और दोपहर के 12 बजे फिर से जी का वैल्यू ठीक हो जाता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, टाइम के साथ इसका कोई लिंक नहीं है। इसके बाद न्यूटन का जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, उसको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्यों बोला जाता है? इसको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि इट होल्ड्स गुड फॉर ऑल बॉडीज ऑफ एनी शेप एंड साइज। किसी भी दोनों बॉडीज का शेप साइज जैसा भी हो, उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, जिसे हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, सपोज मान लेते हैं अभी मेरा जो शेप एंड साइज़ है और जो किताब का शेप एंड साइज़ है वो डिफरेंट है, फिर भी हम दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, एंड इट होल्ड्स गुड एट ऑल प्लेसेस इन द यूनिवर्स। ये कहीं भी, समुद्र के नीचे, आसमान में, ज़मीन पर, ज़मीन के अंदर, स्पेस में, यूनिवर्स के कहीं भी जगह के, कहीं भी एक जगह में, कहीं भी एक जगह नहीं, कहीं भी ये हमेशा ट्रू होता है। मतलब हमेशा दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, एंड इट होल्ड्स गुड फॉर ऑल एट ऑल टाइम्स। ठीक है, रात के 3 बजे भी इस मेरे और मेरी किताब के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, दोपहर के 12 बजे भी रहेगा, कहीं भी रहेगा, कभी भी रहेगा, और कैसे भी रहेगा। ओके, नाउ अभी मेन क्वेश्चन आता है कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का इम्पोर्टेंस क्या है? What are the importance of universal law of gravitation? तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का इम्पोर्टेंस ये है कि इसके बिना एटमॉस्फेयर नहीं होगा। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो
पहला इंपॉर्टेंस ये है कि द एटमोसफेयर ऑफ अर्थ, द एटमोसफेयर ऑफ अर्थ is possible due to gravitational force of the earth. ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, पहला इंपॉर्टेंस क्या है कि जो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही अभी तक टिका हुआ है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो एटमॉस्फेयर भी टिका हुआ नहीं रहता। नाउ सेकंड इज वी स्टे ऑन द अर्थ, वी स्टे ऑन द अर्थ ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ the earth, between the earth, sorry, we stay on the earth due to the gravitational force between the earth and us। हमारे और अर्थ के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसी के वजह से हम अर्थ से कनेक्टेड हैं। कनेक्टेड मतलब अर्थ के ऊपर चल पा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, डांस कर रहे हैं, बैठे हुए हैं। ठीक है, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो हम स्पेस में गुम हो जाते। ओके, नंबर थर्ड पॉइंट, ऑल द planets revolve around the sun। जितने भी प्लैनेट्स है सारे के सारे सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, मतलब घूमते हैं। किस वजह से? सन और प्लैनेट्स के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसी की वजह से। ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट्स। ठीक है, चौथा ये है टाइड्स इन oceans are formed due to gravitational force between the moon and the water in oceans। जो समुद्र में जो लहरें होते हैं वो एक्चुअली मून और ओशन के पानी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसके वजह से हमें दिखाई देता है ये जो लहरें। ठीक है, नाउ हम अभी कुछ रिकॉल करेंगे हमारे मोशन चैप्टर से, जो कि है सेंट्रीपिटल फोर्स। अभी सेंट्रीपिटल फोर्स जो है, बहुत लोग सोचते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स एक्चुअली क्या है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है। तो सेंटर है ये, एक सेंटर है ये, और ये एक सर्कुलर पाथ है। ठीक है, अगर सर्कुलर पाथ से सपोज ये ऑब्जेक्ट अटैच्ड है, ये वो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का नाम है ए। अभी वो सेंटर से एक रस्सी या फिर एक रोप या फिर एक स्ट्रिंग मतलब छोटा सा धागा जैसा, ओके, उससे कनेक्टेड है और सेंटर है ये ओ। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर इन्वर्ट से जो फोर्स लग रहा है, मतलब अंदर की तरफ जो खींचने वाला फोर्स है, उसे हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। समझे? जो इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रहा है उसे हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। अभी बहुत लोगों के मन में प्रश्न आएगा
कि अगर इस ऑब्जेक्ट को सेंटर की तरफ खींच रहा है तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्वियसली सेंटर की तरफ जाना चाहिए। जाहिर सी बात है कि अगर आप किसी किताब को अपनी तरफ खींचोगे, ठीक है, तो क्या करेगा, किताब भी आपकी तरफ आएगा, ठीक है, जाहिर सी बात है। लेकिन यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है इतने मतलब फोर्स जो है इसके ऊपर वर्क कर रहा है और इसको सेंटर की तरफ खींच रहा है, इसके बावजूद ये सेंटर की तरफ नहीं जा रहा। ऐसा क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। एक्शन क्या हो रहा है, एक्शन कैसे हो रहा है, एक्शन हो रहा है इस तरफ, दिस इज एक्शन। अभी इसको अपोज करने के लिए एक रिएक्शन फोर्स इसके ऑपोजिट तरफ भी लगेगा और उसी फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल या फिर फ्यूगल फोर्स। ओके, ठीक है ना। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑब्जेक्ट को बाहर जाने से मतलब क्या करता है, यू कैन से बाहर जाने के लिए क्या बोलते हैं इसको, हाँ, फोर्स करता है, बाहर जाने के लिए फोर्स करता है। लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स इसको अंदर आने के लिए फोर्स करता है, अंदर की तरफ खींचता है, और ये फोर्स इसको बाहर की तरफ खींचता है। तो दोनों फोर्स क्या हो रहे हैं, कैंसिल। और डिस्प्लेसमेंट किस तरफ हो रहा है, मतलब इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन किस तरफ है, इस तरफ। ओके, मतलब the object is moving in the circular path as if there are no forces acting on it, on the body or on the object। ठीक है, अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स ना लगाऊं, ठीक है, सपोज मैं जो हूँ अभी एक टैब, ये मेरा टैब है जिसमें मैं लिख रहा हूँ, अब ये रेस्ट में है विद रेस्पेक्ट टू मी। मेरे रेस्पेक्ट में टैब रेस्ट में है, मैं अर्थ के रेस्पेक्ट में नहीं बोल रहा, अर्थ के रेस्पेक्ट में मैं भी मूव कर रहा हूँ, ये भी मूव कर रहा है, ठीक है। तो उसको छोड़कर मेरे रेस्पेक्ट में टैब जो है रेस्ट में है, ठीक है। अब ये जो टैब है उसके ऊपर जब तक मैं इसको धक्का या फिर खींचूंगा नहीं तब तक टैब मूव नहीं करेगा, ठीक है। तो द टैब इज इन हिज पोजिशन and the position is or sorry in a state of rest, and as if it is acting like the tab is acting like as if no forces are acting on the tab। तो मैं समझाना ये चाहता हूँ कि टैब जो है अभी ऐसे स्टेट में है कि वो ऐसे बिहेव कर रहा है, या फिर बिहेव भी बोलूँगा इसको मैं, बिहेव कर रहा है जैसे कि इसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा, लेकिन एक्चुअली इसके ऊपर फोर्स लग रहा है। तो आप बोलोगे क्या क्या फोर्स, तो मैं बोलूँगा ग्रेविटी और एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऑफ द टेबल, क्योंकि ग्राउंड नहीं बोल सकता क्योंकि ग्राउंड में नहीं रखा नहीं है, ये टेबल के ऊपर रखा है टैब। तो ग्रेविटी इसको किस तरफ खींचा है, सपोज मैं अभी टेबल, ये है मेरा टेबल, ओके, टेबल में ये मेरा टैब है, ठीक है, दिस इज माई टैब। इस टैब को ग्रेविटी अपनी तरफ खींच रहा है, लेकिन ये नीचे जा नहीं रहा बिकॉज इसका ऑपोजिट भी है और एक रिएक्शन फोर्स लग रहा है जो कि है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बाय exerted by whom, the table। तो the tab is behaving as if no forces are acting on a body, but two forces are acting on the body. Number one is gravity, it is pulling the tab towards the center of the earth, and the normal reaction force is opposing this force, and both the forces got cancel out, एक दूसरे के इफेक्ट को वो कैंसिल आउट कर देते हैं। इसीलिए जो टैब है अभी क्या हो रहा है, रेस्ट पोजीशन में है, लेकिन इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, लेकिन ये ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कि इसके ऊपर कोई फोर्स ही नहीं लग रहा। जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म मोशन में हो, ठीक है, यूनिफॉर्म मतलब इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, नो मैटर हाउ स्मॉल दिस टाइम इंटरवल्स मे बी। तो मान लेते हैं हम भी एक यूनिफॉर्म मोशन में है, मैं अभी एक गाड़ी में बैठा हुआ हूँ और मेरे सामने कोई भी ट्रैफिक नहीं है। मैंने ड्राइवर अंकल को बोल दिया है कि आप 10 किलोमीटर या फिर 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला दे जाओ, कांस्टेंट स्पीड। तो अंकल ने क्या किया,
20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी को चलाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अभी हम यूनिफॉर्म मोशन में है। यूनिफॉर्म मेरा स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है 20 किलोमीटर पर आवर इन द ईस्ट डायरेक्शन। ओके, जब भी मैं वेलोसिटी की बात करूँगा हमें डायरेक्शन का डायरेक्शन हमें बोलना पड़ेगा। तो अभी हम मूव कर रहे हैं सब ईस्ट डायरेक्शन में विद द वेलोसिटी ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। अभी ये जो स्पीड है कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब फिक्स्ड। नाउ व्हाट इफ कि मैं बोलूं कि मेरे बस के ऊपर कोई भी फोर्सेस नहीं लग रहा है, तो आप बोलोगे जी हाँ, आपके बस के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा एक्सेप्ट फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बाय द ग्राउंड। तो जब तक मैं इस बस में कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स ना दे दो। अभी अनबैलेंस्ड फोर्स क्या है? अनबैलेंस्ड फोर्स मैंने बोला है जो फोर्स फ्रिक्शन से ज़्यादा होगा या फिर एयर रेजिस्टेंस या फिर ड्रैग से ज़्यादा होगा, उसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। क्योंकि फोर्स फ्रिक्शन भी क्या कर रहा है, इसको अपोज कर रहा है। ठीक है, तो हमने क्या, अच्छा एक्चुअली बहुत सारे फोर्सेस इसके ऊपर अभी भी लग रहे हैं। कैसा फोर्स? कि हम इसको फोर्स दे रहे हैं बट दिस फोर्स इज इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एफ एफ। ओके, तो एफ मीन्स नॉर्मल फोर्स एंड एफ इज इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स। दोनों कैंसिल हो रहे हैं, ये माइनस में होगा मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। सिमिलरली फोर्स ऑफ ग्रेविटी मीन्स जी, एफ जी, एंड इट इज नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एन आर एफ। सो एन आर एफ इज इक्वल टू माइनस एफ जी, दोनों कैंसिल हो रहे हैं। तो बस क्या कर रहा है? यूनिफॉर्म मोशन में ट्रेवल कर रहा है, मतलब बस इज बिहेविंग एज इफ नो फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द बस, बट एक्चुअली फोर फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द बस। नंबर वन इज हम जो फोर्स दे रहे हैं एक्सेलरेट कर रहे हैं, एक्सेलरेट हो नहीं रहा बिकॉज हम कांस्टेंट स्पीड में है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को हम अपोज कर रहे हैं। ठीक है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को अपोज करके ही हमारा जो स्पीड है, मतलब हमने ऐसा फोर्स यूज़ किया है जिससे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोज भी हो और नेट फोर्स ज़ीरो हो। ठीक है, और फोर्स ऑफ ग्रेविटी इसको खींच रहा है नीचे की तरफ, लेकिन फोर्स नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इसको ऊपर की तरफ खींच रहा है। ओके, तो बहुत कुछ बात कर ली सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए। फिर अभी हम बात करेंगे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, व्हाट इज सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन मतलब when a particle when a particle when a particle moves in a circular path moves it accelerates continuously। जब भी कोई ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है वो कॉन्टीन्यूसली एक्सेलरेट करता है, क्योंकि मैंने बोला था डायरेक्शन कॉन्टीन्यूसली चेंज होता है। और डायरेक्शन मीन्स व्हाट? डायरेक्शन डिपेंड्स ऑन दी, आई मीन वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन। जब डायरेक्शन चेंज वेलोसिटी भी चेंज, और वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी मीन्स एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज एक्सेलरेशन। So it accelerates continuously, and this acceleration is directed along radius of the circular path. Radius of the circular path, it is called centripetal acceleration। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला है वेट, इसको डिफरेंट इंक से लिखता हूँ। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला है v² बाय
आर। अभी भी स्क्वायर क्या है? स्पीड ऑफ द बॉडी, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। भी इज इक्वल टू वेलोसिटी of the body and r is radius of the circular path. Radius of the circular path, ओके, सर्कुलर पाथ का रेडियस। तो ये है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी स्क्वायर बाय आर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है, कि जब भी एक पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है वो कॉन्टिन्यूसली एक्सेलरेट करता है, और जो एक्सेलरेशन है वो along द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ के रेडियस के along ये काम करता है। मतलब ये एक सर्कुलर पाथ मान लेते हैं, ये रेडियस है, सॉरी सेंटर है, ये ऑब्जेक्ट है, तो ये जो रेडियस है इसके along, मतलब जिस 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 पाथ में सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करता है उसी पाथ में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी एक्ट करता है। ठीक है, कोई चेंज नहीं है। इस तरफ फोर्स देगा, इसी तरफ एक्सेलरेशन भी होगा। ओके, नाउ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो गया, सेंट्रीपिटल फोर्स अब होगा सेंट्रीपिटल फोर्स। नाउ व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स? तो सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब तो समझ ही चुके हो, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल, the force acting on a particle moving along circular path, and directed towards center is called सेंट्रीपिटल फोर्स। और एक्चुअली सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एक्चुअली रेडियस के अलॉन्ग तो होगा, लेकिन रेडियस मतलब इस तरफ होगा, सॉरी मैंने उल्टा बोला था। फोर्स जो होगा वो इस तरफ होगा, सेंटर की टुवर्ड्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा टुवर्ड्स सेंटर, सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स सेंटर। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वो होगा एलोंग रेडियस मतलब टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट, इस तरफ ऐसे। ओके, तो अभी सेंट्रीपिटल फोर्स का भी फॉर्मूला है। ओके, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का डेफिनेशन देख सकते हो, द फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल मूविंग अलोंग सर्कुलर पाथ डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर। जो फोर्स एक पार्टिकल के ऊपर एक्ट हो रहा है, ठीक है, जिससे कि ये पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर पा रहा है, और जो फोर्स है वो डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर है, मतलब सेंटर की तरफ ये फोर्स लगता है। तो इसका एक फॉर्मूला भी है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमें पता है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास तो पता है m, और एक्सेलरेशन कौन सा होगा? एक्सेलरेशन होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, मतलब भी स्क्वायर बाय आर। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा? मास इनटू एक्सेलरेशन भी स्क्वायर बाय आर। ठीक है, जहाँ पर m जो है मास ऑफ द बॉडी है, मास ऑफ बॉडी, भी मतलब वेलोसिटी ऑफ बॉडी, और रेडियस मतलब आर मतलब रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। ठीक है, तो ये है सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला। नाउ हम जो बोलते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसके वजह से मून जो है अर्थ के अराउंड घूम पाता है, ठीक है,
सो एक क्वेश्चन है कि which force supply the required centripetal force for motion of moon around the earth। मतलब कौन सा फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है जिससे कि मून जो है वो अर्थ के अराउंड घूम पाता है, मतलब रोटेट नहीं, रिवॉल्व कर पाता है। तो आपका आंसर होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। द सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वही सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है और क्या कर रहा है, मून को एक सर्कुलर पाथ में अर्थ के अराउंड मूव करवा रहा है। ठीक है, अभी हम बात करेंगे कैप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तो ये एक्चुअली बहुत सारे स्कूल में पढ़ाते हैं, कभी कभी नहीं पढ़ाते, लेकिन मैं फिर भी पढ़ा देता हूँ इसको। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा इसको। कैप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, जो कैप्लर जो थे वो 17th सेंचुरी के एक फिजिशियन है। ठीक है, साइंटिस्ट ही बोल सकते हो उसको। तो कैप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन क्या कहता है? कैप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, कैप्लर्स के प्लैनेटरी मोशन के लॉ जो हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो उन्होंने 3 लॉ दिए थे प्लैनेटरी मोशन, मतलब प्लैनेट्स के मोशन के ऊपर बेस करके। तो फर्स्ट लॉ बोलते हैं और इसको कभी कभी लॉ ऑफ ऑर्बिट्स भी बोलते हैं। तो ये क्या कहता है कि ईच प्लैनेट मूव्स around the sun in an elliptical orbit with the sun at one foci of the orbit। अभी ये वाला जो है थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि कैसा क्या है इसमें। तो कैप्लर के फर्स्ट लॉ था कि लॉ ऑफ ऑर्बिट जिसे बोलते हैं, ईच प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट विद द सन एट वन फोकाई ऑफ द ऑर्बिट। मतलब एलिप्टिकल पाथ को पता है, एलिप्टिकल मतलब ऐसा टाइप का, लाइक दिस इज कॉल्ड एलिप्टिकल पाथ। इसमें एक एलिप्टिकल पाथ में 2 फोकस होते हैं। ठीक है, फोकस का जो प्लूरल है वो फोकाई है, फोकस। ठीक है, इसका प्लूरल होता है फोकाई। ओके, प्लूरल है फोकाई और सिंगुलर है फोकस। तो किसी भी एलिप्टिकल ऑर्बिट में 2 फोकस होते हैं मेजर एक्सिस में। और बोलोगे मेजर एक्सिस मतलब क्या? ये वाला ऐसा, इसे बोलते हैं मेजर एक्सिस, और ये है माइनर एक्सिस। माइनर मतलब क्यों? क्योंकि डिस्टेंस कम है, इन ये वाला डिस्टेंस कम है और ये वाला डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा, इसलिए इसको मेजर एक्सिस बोला जाता है। तो दोनों ऐसे होते हैं। ठीक है, और हमेशा याद रखना कभी भी सेंटर में मत देना, फोकस कभी भी सेंटर में नहीं होता, फोकस हमेशा साइड में होता है। ठीक है, फेरी के पास, फेरी मतलब तो कॉर्नर जैसा, लेकिन फिर भी फेरी जैसे ये, लाइक दिस। ठीक है, लेट दिस बी फोकस 1, लेट दिस बी फोकस 2। ठीक है, इनमें से किसी भी एक फोकस F1 या फिर F2 किसी भी एक में सन होता है। तो मान लेते हैं F1 में है सन। ठीक है, तो सन जो है वो F1 में है। ठीक है, तो ईच प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट विद द सन एट वन फोकस ऑफ द प्लैनेट। तो ये मान लेते हैं यहाँ पर एक प्लैनेट है। ठीक है, सो दिस इज़ वन प्लैनेट। तो ये जो प्लैनेट है ये सन के अराउंड एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव कर रहा है, आप देख सकते हो। इट इज़ मूविंग इन एलिप्टिकल ऑर्बिट एंड इट इज़ मूविंग इन एलिप्टिकल ऑर्बिट प्लस सन के अराउंड ये प्लस सन एक फोकस में है, किसी भी एक फोकस में सन होगा। ठीक है, फोकस आप देख सकते हो, सन अभी F1 में है और ये है एक प्लैनेट।
ठीक है, तो प्लैनेट एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करेगा और सन किसी भी एक फोकस में रहेगा। ठीक है, यही था फर्स्ट लॉ। हर एक प्लैनेट, ईच प्लैनेट मतलब हर एक प्लैनेट, इट कैन बी अर्थ, वीनस, मर्करी, नेपच्यून एटसेट्रा एटसेट्रा। सेकेंड लॉ और लॉ ऑफ एरियस। तो व्हाट इज दिस, लेट अस एक्सप्लेन वेरी शॉर्टली। पहले इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं। द लाइन जॉइनिंग द सन and the planet sweeps out equal areas in equal intervals of time. इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम मतलब इसी को ही थोड़ा सा इसका ही रेफरेंस लेंगे। ठीक है, बस थोड़ा सा चेंज होगा डायग्राम में, थोड़ा सा। तो ये है प्लेनेट। अभी ये हो गया, एक फोकाई को आपको हटा देना है। हटा देने के बाद क्या बोला, द लाइन जॉइनिंग द सन एंड द प्लेनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो लाइन ज्वाइन करेंगे सन को और प्लेनेट को, एक लाइन ज्वाइन किया उनके बीच में। ठीक है, एंड लाइन ज्वाइनिंग द सन एंड द प्लैनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ठीक है, मतलब अगर हम सन और प्लैनेट के बीच में एक लाइन ज्वाइन कर देंगे और प्लैनेट अगर इस तरफ आता है, सपोज प्लैनेट अभी इस तरफ है, अभी प्लैनेट का पोजीशन यहाँ पर है। ठीक है, तो फिर से अगर हम इसको लाइन ज्वाइन करते हैं तो ये वाला एरिया हमेशा इक्वल होगा इस वाले एरिया के साथ। अगर प्लैनेट यहाँ पर हो तब भी सन के साथ जो एरिया होगा वो इक्वल होगा, ये वाला एरिया के साथ इक्वल होगा। फिर अगर प्लैनेट यहाँ पर हो फिर भी ये वाला एरिया सबके साथ इक्वल होगा। फिर अगर प्लैनेट इधर पे हो तब भी ये वाला इक्वल एरिया होगा। अगर प्लैनेट यहाँ पर हो तब भी इक्वल होगा, और प्लैनेट अगर इधर पे हो फिर से तो ये प्लस सारे के सारे इक्वल होंगे। ठीक है, यही बोला गया है इस सेकेंड लॉ में कि अगर इक्वल इंटरवल्स में वो लोग इक्वल एरिया स्वीप करेंगे। स्वीप मतलब ये ऐसे करके, यहाँ पर एक प्लैनेट होगा, सेम प्लैनेट अगर यहाँ पर आता है तो जिस पोजीशन में वो पहले था और जिस पोजीशन में वो अब आया है तो दोनों लाइन को ज्वाइन करेंगे। जो जितना एरिया बनता है हम वो हमेशा इक्वल होगा। प्लैनेट चाहिए यहाँ पर हो, प्लैनेट चाहिए यहाँ पर हो या फिर यहाँ पर हो। ठीक है, ये था सेकेंड लॉ। ना थर्ड लॉ इज़ वेरी वेरी इजी। थर्ड लॉ में एक फॉर्मूला भी गिवन है। थर्ड लॉ बोलते हैं इसको लॉ ऑफ पीरियड्स। लॉ ऑफ पीरियड्स, तो क्या कहा गया है, द क्यूब ऑफ द मीन पीरियड, द क्यूब ऑफ द मीन पीरियड नहीं सॉरी डिस्टेंस ऑफ ए प्लैनेट from the sun is proportional to the square of its orbital period. इसका फॉर्मूला भी है आर क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। ठीक है, आर मतलब मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट, फ्रॉम द सन, और टी मतलब ऑर्बिटल पीरियड।
सो दिस इज, तो थर्ड लॉ ये कहता है कि क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ ए प्लेनेट फ्रॉम द सन। मीन डिस्टेंस मतलब सपोज यहाँ से प्लेनेट का, अगर प्लेनेट यहाँ पर हो तो उसका डिस्टेंस कितना है, फिर यहाँ पर हो तो उसका डिस्टेंस कितना है, फिर यहाँ पर हो तो इन सब को अगर हम एवरेज करते हैं, मीन मतलब क्या, एवरेज, एवरेज डिस्टेंस का क्यूब मतलब आर क्यूब, ये हमेशा प्रोपोर्शनल होता है टी स्क्वायर के साथ, ऑर्बिटल पीरियड के स्क्वायर के साथ। ठीक है, बस यही है प्लैनेटरी मोशंस के लॉ, तीन लॉ। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कुछ और टर्म्स के बारे में, कुछ और थियोरेटिकल क्वेश्चंस के बारे में।